इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है नोवेल सोसाइटी एंड हिस्ट्री। और यह वीडियो नंबर 6 इस चैप्टर का। इसके पहले 5 वीडियो के हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। और वहां पर पिछले वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक है, जिससे आप पिछला वीडियो और नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो इसके आगे अगर हम बढ़ें तो आगे अब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है वुमेन एंड द नोवेल। तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो नोवेल का डेवलपमेंट हुआ उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी थी, और इसके साथ ही नोवेल का महिलाओं पर क्या असर पड़ा, और देखेंगे कि महिलाओं ने नोवेल का किस तरीके से यूज किया। तो देखिए, इस टॉपिक में सबसे पहले यहां पर बात की गई है उन लोगों की जो लोग नोवेल के डेवलपमेंट से परेशान थे। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि नोवेल के डेवलपमेंट से या फिर नोवेल के प्रचलन के बढ़ने से काफी परेशान थे। उनको यह परेशानी थी कि जो रीडर्स हैं, जो कि नोवेल पढ़ते हैं, वो अपने रियल सराउंडिंग को छोड़कर अपने ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं, इमेजनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, और वो एक तरीके से नोवेल की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ ही जो लोग इस बात से काफी परेशान थे, उनमें से कुछ लोगों ने न्यूज़पेपर्स में इस बात के ऊपर लिखा या फिर मैगजीन्स में लिखा, और लोगों को एडवाइस करने लगे, या फिर जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ये एडवाइस करने लगे कि जो इस तरीके की इमोरल चीजें हैं, जो कि एक तरीके से सोसाइटी में अच्छी चीजें हम कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है, इससे बचना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। और इसमें से जो स्पेशल ध्यान दिया गया था इस बात के लिए, वो था महिलाओं और बच्चों को। कहा गया था कि महिलाएं जो और जो बच्चे हैं, उनको इस बात पर एकदम गौर करना चाहिए, और इनको तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए इन चीज़ों से, यानी जो हमारा नोवेल की दुनिया है, इनसे काफ़ी ज़्यादा ही दूर रहना चाहिए। और इसके साथ ही ये ऐसा नहीं था कि सोसाइटी में कुछ खास लोग थे जो इस बात को मानते थे, इस बात में विश्वास रखते थे। बहुत सारे परिवार जो थे, उनमें से जो पेरेंट्स थे जो कि नोवेल पढ़ते थे, वो नोवेल्स को छज्जों में छुपा कर रखते थे, अपने घर में किसी कोने में छुपा कर रखते थे, ताकि जो बच्चे हैं वो नोवेल्स तक ना पहुंच सके और नोवेल्स को ना वो पढ़ें, ना ही वो देखें। और इसके साथ ही जो यंग लोग थे जो कि नोवेल्स को पढ़ रहे थे, वो नोवेल्स को सीक्रेट में पढ़ा करते थे। और ऐसा नहीं है कि जो नोवेल्स जो कि डेवलप हुए, लोगों को पढ़ने का शौक चढ़ा, या फिर जो एक तरीके से फेमस हो गए काफ़ी ज़्यादा, तो नोवेल्स का फेमस होने के बाद जो नोवेल्स के पढ़ने की जो रुचि थी या फिर उसमें जो पैशन था, वो सिर्फ यूथ तक लिमिटेड नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई नया यंग लड़का है उसको नोवेल पढ़ने का कोई शौक चढ़ा है, ऐसा नहीं है। जो ओल्डर महिलाएं थी, जिसमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो कि पढ़ भी नहीं सकती थी, वो इन नोवेल्स को सुनती थी। जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया कि जैसे तमिल नोवेल जो थे वो अपने समय में बहुत ही पॉपुलर थे 20th सेंचुरी में, और जो यंग जनरेशन था, यानी जो ग्रैंड चिल्ड्रंस थे बूढ़ी महिलाओं के, वो नोवेल्स को पढ़ते थे। तो उन नोवेल्स को पढ़ते हुए जो महिलाएं थी वो सुनती थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग एक तरीके से नोवेल से प्रभावित थे और नोवेल्स को एक तरीके से काफी इंटरेस्टिंग मान रहे थे। पहले तो यंग लोग हो गए, बच्चे हो गए, फिर आपको मिडिल एज के लोग हो गए, और इसके साथ ही जो आपके बूढ़े लोग हैं, जो बूढ़ी महिलाएं हैं या फिर बूढ़े लोग हैं, वो भी नोवेल्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके थे। और एक तरीके से हम ये बात सुनते हैं कि देखिए, सुनते क्या है, आपने भी एक तरीके से इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने अपनी दादी से, अपनी नानी से कहानियाँ सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है। तो ये बिल्कुल ये जो चीज़ थी, ये बिल्कुल इसका उल्टा था कि जो ग्रैंड माँ है, यानी जो दादी है, नानी है, वो अब बच्चों से कहानियाँ सुन रही है, ना कि वो अपने बच्चों को कहानियाँ सुना रही है। तो ये काफ़ी एक तरीके से अलग डेवलपमेंट था जो कि नॉर्मली हम देखते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं थी वो किताबें नहीं पढ़ा करती थी। इन सभी रोक टोक के बावजूद भी बहुत सारी महिलाओं ने किताबों पढ़ने में रुचि लेना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ किताबों को पढ़ती थी, आगे चलकर वो स्टोरीज को पढ़ने से आगे बढ़कर वो अपने नोवेल्स भी वो लिखने लगी। और शुरुआत में जब उनका डेवलपमेंट हुआ, यानी कि शुरुआत में जो महिलाओं ने नोवेल्स लिखे, या फिर उससे पहले जब उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने पोएम्स लिखे, एसेज लिखे, या फिर जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो लिखे। और जो 20th सेंचुरी था, उसके अर्ली डिकेड्स में जो महिलाएं थी साउथ इंडिया में, वो नोवेल्स को लिखना शुरू कर चुकी थी, और इसके साथ ही शॉर्ट स्टोरीज भी लिख रही थी। महिलाओं के बीच में नोवेल्स के इतने ज़्यादा पॉपुलर होने का एक रीज़न ये था कि जो ये नोवेल्स आए, इन्होंने जो नारीत्व का जो एक नया कंसेप्ट था वो डिफाइन किया। पहले नारी का क्या कंसेप्ट था कि महिला को क्या करना चाहिए, उसको घर में रहना चाहिए, उसको अपने पति की बात माननी चाहिए, चूल्हे पर काम करना चाहिए, इस तरीके का कंसेप्ट चलता था। लेकिन जब नोवेल्स आए तो उन्होंने नए नए कंसेप्ट लाए, नई कहानियाँ लाई, जैसे कि लव स्टोरीज लाए। तो लव स्टोरीज तो अपने समय में, उस समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। तो उसमें ये दिखाया गया था
था इन लव स्टोरीज में कि जो महिला है वो अपने पार्टनर को चुन सकती है या फिर उनको रिफ्यूज भी कर सकती है, और जिसके साथ चाहे वो रिलेशनशिप बना सकती है। ये चीज जो थी ये महिलाओं को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। और इसके साथ ही जो महिला थी इन कहानियों में वो अपने लाइफ को काफी ज्यादा कंट्रोल कर सकती थी। और इसके साथ ही कुछ जो ऑथर थी, महिला ऑथर, उन्होंने ऐसी कहानियां लिखी जिसमें जो महिला थी वो महिलाओं के जीवन के साथ साथ पुरुषों के जीवन को भी बदल रही थी, उसको चेंज कर रही थी। और इसके आगे अगर हम बढ़े तो आगे यहाँ पर एक महिला की बात बताई गई है और वो है रुकैया हुसैन। तो ये जो महिला थी ये एक रिफॉर्मर थी, यानी रुकैया हुसैन जो थी वो अपने समय की रिफॉर्मर थी। और जब वो विधवा हो गई तो उसके बाद उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल की स्थापना की कलकत्ता में, और उन्होंने एक सटायरिक फैंटेसी लिखी अमेरिका में जिसका नाम था सुल्ताना's ड्रीम, यानी सुल्ताना का स्वप्न, सुल्ताना का सपना। और ये एक तरीके से उल्टी दुनिया दिखाने की कोशिश करता है कि जहां पर जो महिला है वो पुरुषों की जगह ले लेती है। और उसका जो यानी इनका जो नोवेल था रुकैया हुसैन का जिसका नाम था पद्मराग, ये एक तरीके से दिखाता है कि जो महिला है उसको अपना कंडीशन खुद से बदलना चाहिए, यानी जो महिलाएं हैं वो अपने कंडीशन को खुद ही बदल सकती हैं। इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपने कंडीशन में सुधार लाने के लिए, अपने सिचुएशन में सुधार लाने के लिए। तो यहाँ एक वर्ड है सटायरिक, जिसका सिंपल वर्ड होता है सटायर। तो इसका क्या मतलब होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखिए सटायर एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है राइटिंग के रूप में या फिर ड्राइंग के रूप में या फिर पेंटिंग के रूप में, जिसमें आप सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं इस तरीके से जिसमें कि काफ़ी चतुराई दिखाई जाए और काफ़ी व्यंग्यात्मक यानी मजाक करते हुए आप सोसाइटी के जो बुरी चीज़ें हैं उसको दिखाते हैं, उस पर आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और ये आपका राइटिंग फॉर्म में भी हो सकता है, ड्राइंग भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकता है, इस किसी फॉर्म में आपका हो सकता है। तो यहाँ पर एक सोर्स दिखाया गया है, इसमें कहा गया है कि क्यों महिलाओं को नोवेल्स नहीं पढ़ना चाहिए। ये आपका एक एसे है जो कि तमिल में आया था 1927 में। तो इसमें कहा जा रहा है डियर चिल्ड्रन डोंट रीड दीज नोवेल्स। तो बच्चों इन नोवेल्स को मत पढ़ो, इनको टच तक मत करो, आपकी जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी और आप डिजीज से और एलिमेंट से आप काफी प्रभावित हो जाओगे। आपको भगवान ने बनाया क्यों है? आपको भगवान ने तो इसलिए तो नहीं बनाया कि आप इतने कम उम्र में भटक जाएं, आपको बीमारियां जकड़ लें, या फिर आपको आपके ब्रदर्स या फिर रिलेटिव्स या फिर आपके आसपास के लोगों द्वारा डिस्पाइज किया जाए, घृणा किया जाए। नहीं नहीं, आपको इस चीज़ लिए नहीं बनाया गया। आपको मदर्स बनना है, यानी बड़े होकर आपको माता बनना है, माँ बनना है, और आपको एक अच्छा जीवन, हैप्पी लाइफ जो है वो गुजारना है। तो यही आपका दैवीय पर्पस है, यानी भगवान द्वारा तय किया गया आपका यही पर्पस है। और आपको यही जो गोल है यही गोल आपको अपने लाइफ में अचीव करना है। और आप जो अगर नोवेल पढ़ेंगे तो आपका जो लाइफ और वो बर्बाद हो जाएगा, र्यून हो जाएगा, आप एक तरीके से पागल हो जाएंगे। तो इस तरीके की बातें उस समय में चलती थी और महिलाओं को एक तरीके से रोकने की कोशिश की जाती थी। तो ये आपको थिरुविका द्वारा लिखा गया है, पूरा नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, और इसको ट्रांसलेट किया गया है AR वेंकट चलपथी। तो इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि बहुत सारे जो पुरुष थे वो महिलाओं के नोवेल लिखने से या फिर नोवेल पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और उसको शक के नज़र से देखते थे। और ये जो शक का नज़र था या फिर ये जो चिंता थी ये आपको सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं थी बल्कि सभी कम्युनिटी में आपको देखने को मिल जाती थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है एक ऑथर का डिटेल जो कि है हैना मलिन्स। ये क्रिश्चियन मिशनरी थी और एक नोवेल की ऑथर थी जिसका नाम है करुणा ओ फुलमोनीर विवरण, और ये आया था 1852 में और ये बंगाली की फर्स्ट नोवेल थी। और ये अपने रीडर्स को बताती हैं कि ये जो नोवेल इन्होंने लिखी है या फिर ये जो लिखती थी ये सीक्रेट में लिखती थी, काफ़ी छुप कर लिखती थी। इसके बाद 20th सेंचुरी का एग्जाम्पल दिया गया है शैल बाला घोष जया। ये काफ़ी पॉपुलर नोवेलिस्ट थी और ये अपने कहानियों को लिख पाती थी क्योंकि इनको अपने हस्बैंड का समर्थन प्राप्त था, सपोर्ट प्राप्त था। और ये इसके साथ ही हम ये भी देख चुके हैं कि अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में जो महिलाएं थी या फिर जो गर्ल्स थी उनको एक तरीके से डिस्करेज किया जाता था नोवेल्स को रीड करने से या फिर राइट करने से, इन सभी चीज़ों से। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा आ जाता है टॉपिक 4.1। 4.1 है हमारा टॉपिक कास्ट प्रैक्टिसेस लोअर कास्ट एंड माइनॉरिटीज। तो नोवेल का इन चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ा ये एक तरीके से हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने जैसे कि देखा इंदुलेखा के बारे में हमने पहले भी बात किया है, वो एक लव स्टोरी थी और ये एक तरीके से केवल लव स्टोरी नहीं थी बल्कि इसके साथ साथ इसको अपने समय में जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिबेट वाला टॉपिक था उसको डिस्कस करती थी। और ये था
जो अपर कास्ट हिंदूज हैं केरला के, जिसमें कि आपका स्पेशल आ जाते हैं नंबूथिरी ब्राह्मण्स और नायर्स, इनके बीच का जो रिलेशन है उसका, यानी जो मैरिज प्रैक्टिसेस उस समय के फॉलो किए जाते थे इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, इससे रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करती थी। तो देखिए जो नंबूथिरीज जो थे ब्राह्मण्स, ये एक तरीके से सबसे बड़े लैंडलॉर्ड्स थे केरला के उस अपने समय में, और जो नायर्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन था वो उनके टीनेट्स थे, यानी कि जो टैक्स एक तरीके से प्रोवाइड करते थे इनको। और लेट 19th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो केरला के जो यंगर जनरेशन आया नायर्स का, जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा था और इंग्लिश एजुकेटेड था, और अपने दम पर जिन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, जमा की थी, अपने दम पर पैसे कमाए थे, वो इस प्रैक्टिस को, यानी जो एक तरीके से जो शादी की जो प्रथा थी जो कि नंबूथिरी ब्राह्मण्स द्वारा और नायर महिलाओं के बीच में एक तरीके से चलती थी, उसको काफ़ी अपोज करने लगे और उस पर काफ़ी विरोध करने लगे। और उनका कहना था कि इस पूरे प्रोसेस के लिए, यानी जो ये आपका मैरिज का जो लॉज हैं इनको चेंज किया जाए, प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड लॉज हैं इनको चेंज किया जाए, इस बात पर वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कटाक्ष करते थे या फिर उसको चेंज करना चाहते थे। तो इसके बाद अगर हम इंदुलेखा कहानी की बात करें, इंदुलेखा स्टोरी की बात करें, तो इस कहानी में जो हमारा मेन टारगेट है, यानी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो है हमारा सूरी नंबूथिरी। इसको टारगेट करके इस कहानी को लिखा गया है, जो कि लैंडलॉर्ड रहता है, एक तरीके से फुलिश लैंडलॉर्ड रहता है, और जो इंदुलेखा से शादी करने के लिए आता है। तो इस कहानी में जो हमारी हीरोइन रहती है वो काफ़ी इंटेलिजेंट रहती है और इस नंबूथिरी को रिजेक्ट कर देती है और माधवन को चूज कर लेती है, जो कि काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी हैंडसम नायर रहता है। और ये जो कपल है, यानी ये जो हमारा माधवन है और ये जो इंदुलेखा है, ये मूव कर जाते हैं मद्रास की ओर और मद्रास में जाकर रहने लगते हैं, जहां पर माधवन जो है वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लेता है और सिविल सर्विसेज में काम करने लगता है। इसके बाद जो हमारा सूरी रहता है, सूरी नंबूथिरी, जो कि इंदुलेखा से शादी करने के लिए आता है, ये खुद के लिए एक पार्टनर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, यानी वो बहुत जल्दी शादी करना चाहता है। इसलिए वो उसी परिवार के, यानी इंदुलेखा के किसी रिलेटिव से जो कि काफ़ी गरीब है, उससे जाकर वो शादी कर लेता है और आगे चलकर वो प्रिटेंड करने लगता है कि उसने इंदुलेखा से शादी की है। तो देखिए इस कहानी में जो हमारे चंदू मेनन है, जो कि राइटर हैं, वो क्लियरली ये चाहते हैं कि जो उनका रीडर है वो जो नया वैल्यू क्रिएट किया गया है उनके द्वारा हीरो का, यानी उनके द्वारा जो हीरो क्रिएट किया गया है और जो हीरोइन क्रिएट किए गए हैं, उनके जो नए एक तरीके से आइडियल्स हैं, नए उनके जो वैल्यूज हैं, उसको वो एक तरीके से अप्रिशिएट करें, और जो सूरी नंबूथिरी है उस फिर जो उसका इग्नोरेंस है उसको क्रिटिसाइज करें, उसको एक तरीके से नापसंद करें। तो देखिए एक तरीके से जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है उस चीज़ के ऊपर ये कहानी बेस्ड थी, उस चीज़ को ये डायरेक्टली शो करती थी। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो नॉवेल्स है, जैसे कि हमारा जो इंदिराबाई की हमने पहले बात की या फिर इंदुलेखा की हमने बात की, तो ये जो कहानियाँ लिखी गई थी ये अपर कास्ट के मेंबर्स द्वारा लिखी गई थी, यानी इनके जो राइटर्स थे ये अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और इनका जो टॉपिक था ये मेनली अपर कास्ट कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। और लेकिन जो सभी नॉवेल्स थे वो ऐसा नहीं था कि इसी तरीके के कहानियों के ऊपर बेस्ड थे। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं पोथेरी कंजामू के बारे में, जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, केरला के लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और इन्होंने एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम था सरस्वती विजयम, और ये कहानी लिखी गई थी 1892 में। और ये एक तरीके से जो कास्ट ऑपरेशन है, कास्ट सिस्टम है, उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक इन्होंने किया है इस कहानी के जरिए। तो ये जो नोवेल है ये एक तरीके से शो करती है कि एक यंग मैन जो कि अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता है, ये अपने परिवार को छोड़ देता है ब्राह्मण लैंडलॉर्ड द्वारा जो ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी ब्राह्मण लैंडलॉर्ड द्वारा जो दबाया जा रहा है नीचे कास्ट के लोगों को, उस बात से परेशान होकर ये अपने परिवार को, अपने गांव को छोड़ देता है और आगे चलकर ये क्रिश्चियनिटी अपना लेता है, क्रिश्चियन बन जाता है। और इसके बाद आगे चलकर वो मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करता है और उसी गांव में या फिर उसी इलाके में वो लोकल कोर्ट में जज के रूप में रिटर्न होता है। और इसी बीच जो उसके गांव वाले हैं वो इस बात ये समझने लगते हैं कि जो लैंडलॉर्ड के लोग हैं उन्होंने इस व्यक्ति को किल कर दिया, यानी जो हीरो है उसको किल कर दिया है, और इस बात से आगे चलकर वो फाइल केस कर देते हैं, यानी वो एक केस कर देते हैं कोर्ट में। और जब ट्रायल चलने लगता है तो ट्रायल के कंक्लूजन के समय जो जज है वो हमारा हीरो ही रहता है, वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करता है, और जो नंबूथिरी है वो अपने, यानी जो हमारा ब्राह्मण है, वो इस बात को मान लेता है कि हाँ उसने गलत किया है और अपने आप को वो सुधार लेता है। तो देखिए इसके साथ ही जो सरस्वती विजयम है वो एक तरीके से इस बात पर जोर देता है, इस बात पर ध्यान देता है कि जो लोअर कास्ट हैं
उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो एजुकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बिना एजुकेशन के हम जो लोअर कास्ट है उसको अपलिफ्ट नहीं कर सकते हैं, उसको एक तरीके से उसकी सोसाइटी में स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो 1920s के बाद जो बंगाल है वहाँ पर भी नई तरीके के हमको नॉवेल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको पेजेंट्स या फिर जो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं लोग, उनके लाइफ के ऊपर बेस्ड कहानियाँ मिल जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया गया कि जो अद्वैत मल बर्मन है, इन्होंने एक कहानी लिखी तिताश एक थी नादिर नाम, ये लिखी गई थी 1956 में, और ये एक तरीके से मल्लास के ऊपर बेस्ड है। ये एक कम्युनिटी है फिशर्स की जो कि तिताश जो नदी है वहाँ पर फिशिंग करती है। और ये जो नोवेल है ये 3 जनरेशन के ऊपर बेस्ड है मल्लास की, यानी एक 3 पीढ़ी के ऊपर बेस्ड है, और ये उनकी ट्रेजिडी को दिखाती है या फिर बताती है। और इसके साथ ही इसमें एक जो हीरो है या फिर हम कह सकते हैं जो मेन लीड रोल है, ये एक व्यक्ति की कहानी है जिसके माता पिता अपने वेडिंग नाइट यानी सुहाग रात के समय ही बिछड़ जाते हैं, और इसके बाद जो अनंता है यानी जो हीरो है वो अपनी कम्युनिटी को छोड़ देता है और सिटी में चला जाता है एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। और जो नोवेल है वो एक तरीके से कम्युनिटी लाइफ को डिस्क्राइब करता है मल्लास की, काफ़ी ग्रेट डिटेल में ये बात करता है, जैसे उनकी होली किस तरीके से मनाई जाती थी, काली पूजा किस तरीके से मनाई जाती थी, बोट रेसेस कैसे होते थे, बैठाला सॉन्ग जो होता है वो कैसे होते थे, या फिर जो उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों की बात की गई है, या फिर जो ऑपरेशन किया जाता था अपर कास्ट द्वारा, इन चीज़ों की बात करते हैं। और धीरे धीरे जो हमारा कम्युनिटी है इन लोगों का, ये कम्युनिटी ब्रेक करने लगता है और जो मल्लाज हैं वो आपस में ही फाइट करने लगते हैं, और इसके साथ ही जो कम्युनिटी का जो लाइफ है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जो रिवर का जो जैसे जैसे जो रिवर है वो खत्म होने लगता है, उसके साथ ही जो कम्युनिटी का लाइफ है वो भी खत्म होने लगता है, और उनका जो एंड है वो साथ में खत्म होता है। जैसे जैसे रिवर खत्म होता है, वही चीज़ मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, रिवर जैसे जैसे सूखता है वैसे वैसे जो कम्युनिटीज है वो भी खत्म हो जाती है। तो देखिए नोवेलिस्ट जो है बर्मन के आने से पहले, यानी इस नोवेल के आने से पहले के लोग भी जो हैं वो लो कास्ट के ऊपर कहानियां लिख चुके हैं, लेकिन जो तितास है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑथर है वो खुद भी बिलोंग करता है लो कास्ट से, और वो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, यानी जो फिशर फोक कम्युनिटी की हमने बात की, फिशर कम्युनिटी की, उसी से वो बिलोंग करता है। तो देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो नोवेल के आने से अब तक बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज थे जो कि सामने नहीं आए थे, जिनके बारे में बातें सामने नहीं आई थी, या फिर जो वो नोवेल था उसमें वो इंक्लूड अभी तक नहीं हुए थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे अब सामने आ रहे थे, उनके ऊपर भी लाइट पड़ रहा था, उनके ऊपर भी ध्यान लोगों का जा रहा था। जैसे कि हमारा जो वैकोम मोहम्मद बशीर हैं, ये एक तरीके से शुरुआत मुस्लिम राइटर हैं जिनको एक तरीके से काफ़ी फेम मिला, काफ़ी ये फेमस हुए नोवेलिस्ट के रूप में मलयालम में। और अगर हम बशीर की बात करें तो इनको एक तरीके से फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला था, और इनका जो ज़्यादातर वर्क है, ज़्यादातर जो राइटिंग इन्होंने लिखी है, ये इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, और ये बुक्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। इनको एक तरीके से एजुकेशन प्राप्त नहीं हुआ था, और जब ये 5 क्लास में थे अपने स्कूल में, तब बशीर जो थे वो अपने घर को छोड़ चुके थे साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद उन्होंने काफ़ी साल गुजारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में घूमने में, या फिर वो अरेबिया तक घूमने गए और शिप्स में काम किया, सूफीज और हिंदूज जो सन्यासीज थे उनके साथ वो घूमते रहे, और इसके बाद रेसलर के रूप में भी वो ट्रेनिंग ले चुके थे। तो देखिए बशीर के जो शॉर्ट नोवेल्स थे या फिर जो स्टोरीज थे, ये आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखे गए थे, यानी जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा थी उसमें लिखी गई थी, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको ह्यूमर देखने को मिलता है। और जो बशीर का जो नोवेल था वो जनरली आपको बात करता था जो मुस्लिम हाउस होल्ड है उसकी जो एवरीडे लाइफ यानी डेली लाइफ कैसी चलती है उस बात के ऊपर वो डिटेल के ऊपर बेस्ड था। और इसके साथ ही उन्होंने मलयालम में ऐसे थीम्स लाए, ऐसे टॉपिक्स लाए जिसको एक तरीके से अनयूजुअल माना जाता था अपने समय में, यानी कि वो उतने पॉपुलर नहीं थे अपने समय में, जैसे कि पॉवर्टी, इंसैनिटी, या फिर लाइफ इन प्रिजन, यानी कि गरीबी के ऊपर, पागलपन के ऊपर, या फिर जेल में कैसा जीवन होता है, इन टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने कहानी लिखी या फिर उसको एक तरीके से लाइट में इन्होंने लाया। तो यहाँ देखिए बशीर का एक इमेज है जिसमें बशीर जो है वो खुद से बुक्स को कैरी कर रहे हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने शुरुआती समय में जो बशीर थे वो उनको बुक बेचकर पैसे कमाने में काफ़ी तकलीफ होती थी, वो बुक्स को खुद से ही जाकर बेचते थे। तो देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, टॉपिक नंबर 5, द नेशन एंड इट्स हिस्ट्री। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब ये वीडियो बन जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।